तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सपोज हमारे पास कोई एक कॉयल है अभी, मान लो, ठीक है, एक कॉयल है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इस करंट को चेंज करें किसी तरीके से तो क्या होगा? देखो, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से इसमें से एक फ्लक्स भी होगा। इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस कॉइल में से भी पास करेगा, इस तरफ होगा फील्ड। करंट अगर ऐसे है तो फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। एंड वी कैन से दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल should be proportional to current I, because मैग्नेटिक फील्ड I के प्रोपोर्शनल होता है और फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फिर जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट I। एंड इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है L, एंड L इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, या इंडक्टेंस भी बोल देते हैं इसको सिंपल। और ये सिंबल होता है भी इंडक्टर का, ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका नाम है इंडक्टर, इस एलिमेंट का नाम क्या है? इंडक्टर। और इसकी जो L है वो इसकी इंडक्टेंस है। जैसे रजिस्टर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस तो वैसे, ठीक है। और जो L है इसकी यूनिट होती है हेनरी, हेनरी कैपिटल H। फिर अगर मान लो हम फाई को चेंज करें, अगर फ्लक्स को चेंज करें या करंट को चेंज करें, अगर हम तो करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो चेंज होगा तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर होगी जो इसमें चेंज को अपोज करेगी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉइल में कोई करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को अगर हम चेंज करना चाहें तो फिर वो जो कॉइल है उसमें चेंज को अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का हम चेंज करेंगे करंट में, करंट को ज़्यादा करेंगे या करंट को कम करेंगे, तो बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ द कॉइल विल अपोज any change in the current, and this property is known as self inductance। मतलब बेसिकली दिस इज known as inertia of electricity, inertia of electricity। तो what is inertia? जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये चाहेगी उतना ही करंट फ्लो करता रहे, तो करंट में चेंज को अपोज कर रही है ये चीज़, ठीक है। बाकी फिर इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी अगर हम करंट को चेंज करते भी हैं तो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो तब ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भी सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद है भी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड,
तो सपोज ये कोई एक सोलेनोइड है हमारे पास, तो जस्ट लाइक कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, शेप साइज क्या है इसकी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। नाउ कंसिडर ए सोलेनोइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a एंड लेंथ l। तो हमने इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है, कितनी होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो हो जाएगा n/l। तो अभी क्या तरीका होगा करने का इसका, तो यहाँ से l की वैल्यू आएगी जैसे phi/i। तो अगर हम इसमें कोई एक करंट फ्लो करवाएं i, और फिर ये निकाल लें कि कितना टोटल फ्लक्स इससे एसोसिएटेड है फाई, तो फिर फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो phi/i कट के हमारे पास l आ जाएगा। ठीक है भी, जैसे हम कैपेसिटेंस निकालते थे, कैसे निकालते थे, C = Q/V, मतलब कि अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस एंड फाइंड कि कितना चार्ज फ्लो किया, तो Q/V = कैपेसिटेंस। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा, L = phi/i। तो पास सम करंट थ्रू द कॉइल, फाइंड टोटल फ्लक्स जो इससे पास होगा। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर, सोलेनोइड के अंदर इस तरफ होगा, तो फील्ड इस तरफ हो जाएगी। करंट ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो करंट इस तरफ, सॉरी फील्ड इस तरफ हो जाएगा। और फील्ड की वैल्यू होती है μ0 Ni। बी कितना होता है जी, एन की वैल्यू रख दो, तो μ0 N/L इंटू। देन व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दी सोलेनोइड, फ्लक्स कितना होगा जी, तो फ्लक्स होगा B इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि ये फ्लक्स तो एक टर्न से होगा, तो फिर इसको n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अब B की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, B वाली, तो क्या आएगा, μ0 n का स्क्वायर हो जाएगा A/L इंटू वाई। और अब ये फाई की वैल्यू यहाँ रख दोगे इसमें, तो L आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा BL का, आई कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर। सो दिस इज इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, देखो ये फार्मूला इसी टाइप का है ना, ε0 A/D टाइप का ही फार्मूला है। तो ए तो अपनी जगह पे वही है, डी की जगह पे L आ गया, और ε0 की जगह पे μ0 इंटू
एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे याद रखने में आसानी होगी आपको कारण को। जैसे सेकंड क्वेश्चन है भी, तो इसमें फार्मूला ये लग जाएगा एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कर लोगे भी? पहले नंबर ऑफ टर्न 600 थे, अब बाद में 500 हो गए, बाकी सारी चीज़ सेम है। तो फिर यहाँ से हम L1 दे रखा है आपको, L2 निकालना है। कर लोगे? फिर इसके बाद अभी इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सपोज अगर हम पहले हम लेते हैं सीरीज वाला केस। सपोज अगर हम दो इंडक्टर्स को सीरीज में लगाएं, एक की इंडक्टेंस L1 है और दूसरे की इंडक्टेंस L2 है, तो व्हाट इज द ओवरऑल इंडक्टेंस, ये हमने बतानी है इसकी। तो इसका तरीका करने का ये होता है कि जैसे मान लो अगर हम कोई करंट फ्लो करें इसमें से आई, और फिर अगर आई को चेंज करें तो करंट दोनों में सेम ही होगा, सीरीज में। देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है और इसमें E2 है, तो E1 की वैल्यू होगी L1 DI अपॉन DT, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होगी, अगर माइनस साइन ना लें हम, माइनस अगर छोड़ दें, एंड व्हाट इज E2, E2 होगा L2 DI अपॉन DT। तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, उसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों कॉइल्स को हटा के इनके जगह पे एक सिंगल कॉइल रख दें तो उसकी इंडक्टेंस क्या हो कि उसमें भी सेम ईएमएफ इंड्यूस हो, जो इन दोनों में मिलके हो रही है वही ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस हो जब सेम तरीके से करंट को चेंज करें। फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी LDI अपॉन DT, और इसमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 शुड बी इक्वल टू E। ठीक है भी, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, तो DI अपॉन DT कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, क्या आंसर आएगा
L इक्वल टू L1 प्लस L2। इसमें थोड़ी आपको ये इसका ध्यान रखना होगा कि इनमें आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी करेंगे हम कि L1 का कोई फ्लक्स L2 में ना जाए या इसका कोई फ्लक्स L1 में ना आए। ठीक है जी, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से स्क्रीन होने चाहिए कि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे में ना जाए, क्योंकि फिर अगर इसका फ्लक्स इसमें जाएगा या इसका इसमें जाएगा तो फिर जो नेट फ्लक्स है वो बदल जाएगा। नेट फ्लक्स बदल जाएगा तो फिर ये इनकी वैल्यूज भी बदल जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ्स की। तो L1 में फ्लक्स जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से होना चाहिए, और L2 में फ्लक्स जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर L का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी इन पैरेलल। इन पैरेलल नाउ सिमिलरली अगर हम दो इंडक्टर से पैरेलल में लगा दें तो व्हाट इज द ओवरऑल इंडक्टेंस? व्हाट विल बी ओवरऑल इंडक्टेंस, वो कैसे निकालेंगे भैया? तो तरीका वही है भी, अगर मान लो कोई हम करंट आई फ्लो कराएं इसमें, आई में से मान लो I1 यहाँ चला गया और I2 यहाँ चला गया, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों में सेम ही होगी, अब तो पैरेलल में है। तो E की वैल्यू इसमें आएगी L1 di1 अपॉन dt और इसमें आएगी L2 di2 अपॉन dt, सेम ही आएगी। और इनकी जगह पे अगर हम एक सिंगल रख दें ऐसे ही जैसे यहाँ रखी थी तो इसके लिए E की वैल्यू क्या होगी? L di अपॉन dt, और फिर I की वैल्यू एंड वी कैन राइट I इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ से तो ये आएगा di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। तो di अपॉन dt यहाँ से आएगा E अपॉन L है जी। सर अब उनको बोल रहा था, वो कहते प्रसाद लेके चले जाओ, तो फिर अभी अरदास हो गया तो प्रसाद नहीं मिल रहा। कोई नहीं, मैं खिला दूंगा प्रसाद। ये भी प्रसाद ही है जो मिल रहा है ये।
तो डी आई अपॉन डी टी क्या होगा यहाँ से, ई अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, और डी आई वन अपॉन डी टी यहाँ से ई अपॉन एल वन, और डी आई टू अपॉन डी टी ई अपॉन एल टू, तो ई कट जाएगा, तो क्या आएगा, वन अपॉन एल इज इक्वल टू, इसमें भी वही होना चाहिए अभी कि इनका फ्लक्स आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए, L1 का फ्लक्स L2 में या L2 का फ्लक्स L1 में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं, वो तो करंट के लिए कनेक्टेड है भाई, करंट जा रहा है दोनों में, बट जो फ्लक्स है इसका, जैसे इसका फ्लक्स इसमें नहीं जाना चाहिए या इसका फ्लक्स इसमें नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम दोनों को किसी एक सिंगल कोर पे लपेट दें ऐसे, और दूसरे को ऐसे लपेट दें, तो फिर इसका फ्लक्स इसमें जा सकता है। मान लो इसका फील्ड इस तरफ होगा, तो फिर इसका फ्लक्स इसमें जा सकता है, या इसका फ्लक्स इसमें भी जा सकता है। नहीं, वो तो सीरीज में पैरेलल, इनको हम पैरेलल में भी कर सकते हैं कनेक्ट, यहाँ पे सीरीज में भी कर सकते हैं, बट ये कि फ्लक्स एक का दूसरे में नहीं जाना चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है। मतलब बोथ में बी कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ में बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कनेक्ट, मान लो एक कोर ऐसे ले लें, अगर यहाँ पे एक कॉइल लपेट दें, यहाँ दूसरी कॉइल लपेट दें, तो फिर इसका फ्लक्स इसमें जा सकता है ऐसे, या इसका इसमें जा सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ना कई बार हमें साइन की दिक्कत हो जाती है कि मतलब ई को हम माइनस में लिखें यहाँ पे या ना लिखें, तो उसको दूर करने के लिए आप एक एक कन्वेंशन अपना के चल पड़ोगी, हमने इस तरीके से ही करना है जब भी करना है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई इंडक्टर है, जिसकी इंडक्टेंस है एल, और इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर हम आई को सपोज इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, इफ आई इंक्रीजेस, तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ आएगी, उल्टे तरफ आएगी, मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा, ताकि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, ये अपना करंट उल्टी तरफ चलाना चाहिए और इस करंट में इंक्रीमेंट को अपोज करे। तो अगर आपने ऐसे मान लिया, तो फिर ई की वैल्यू आप यूज करोगे एल डी आई अपॉन डी टी, फिर आप माइनस नहीं लगाओगे यहाँ पे, ठीक है भी। अगर आपने, क्योंकि आप माइनस का इफेक्ट यहाँ पे ले चुके हो, आई बढ़ने की वजह से जो करंट, मतलब आई इंक्रीज हुआ तो उससे फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ आ गई, वो हम उसका इफेक्ट हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हम आई को डिक्रीज करते हैं, तब क्या होता है, इफ आई डिक्रीजेस, तब क्या होगा,
अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इस करंट को डिक्रीज होने से रोकना है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ अपीयर होनी चाहिए, इस तरफ। अब इसका पॉजिटिव साइड इस तरफ होना चाहिए और नेगेटिव साइड इस तरफ, ताकि इसका करंट इस तरफ फ्लो करे और इस करंट को डिक्रीज होने से रोक सके। तो अगेन यू हैव टेकन द इफेक्ट ऑफ माइनस साइन, तो फिर इसमें भी ई की वैल्यू क्या यूज करोगे, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, लेकिन कई बार हमें अगर पता ना चल पाए कि आई इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो फिर कैसे करेंगे, फिर वहां पे फंस जाएंगे। तो फिर आप एक अपना एक स्टैंडर्ड मान के चलो, स्टैंडर्ड कन्वेंशन, उसमें दोनों केस कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप हमेशा अगर ये मान के चलो कि कोई करंट आई यहाँ से आ रहा है और ए की वैल्यू जो फार्मूले वाली होती है क्या होती है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आप अगर यही मान के चलो हमेशा, और पोलैरिटी इस तरफ मान के चलो इसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इसमें ये दोनों केस कवर हो जाएंगे वाले दोनों। तो अगर आप हमेशा ऐसे मान के चलोगे, इसके अकॉर्डिंग करोगे कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें आपकी फिर प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, लेट अस सी हाउ बोथ ऑफ दीज आर कवर्ड इन दिस। इसमें है कि अगर आई इंक्रीज करे तो फिर डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव ले लोगे, और अगर आई डिक्रीज करे तो डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव होगा। तो इस केस में डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे जब डी आई अपॉन डी टी की, तो ई नेगेटिव आएगा। और ई नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी ईएमएफ की उसके उल्टा हो गई। तो हमने अज्यूम ऐसे करी है, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव, बट ई नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये साइड पॉजिटिव होगी और ये साइड नेगेटिव होगी। और इस केस में डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव है, तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव आएगी। मीन जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है वो सही है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों केस कवर हो जाएंगे भी वाले। ठीक है, अगर आप ऐसे मान के चलते हो। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन, निकाल दो वहां से। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे करो। The network shown in figure is a part of some circuit. What is potential difference VB minus VA?
when current is 5 ampere and is decreasing at the rate of 10 raised to power 3, तो फिर इसमें आप डी आई अपॉन डी टी को नेगेटिव ले लोगे, डिक्रीज कर रहे हैं ना करंट, तो आई की वैल्यू जैसे 5 एम्पियर है और डी आई अपॉन डी टी ले लोगे -10 की पावर 3। और फिर करंट इस तरफ जा रहा है अभी इसमें, तो जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन थी वो क्या थी, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ का एंड पॉजिटिव और उल्टी तरफ का एंड नेगेटिव, ऐसे मान के चलोगे। तो फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें ऐसे मान लोगे, ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव, और ए की वैल्यू पुट करोगे -L डी आई अपॉन डी टी। अब जैसे हम किरचॉफ लॉ लगाते थे अभी, ए से लेकर बी तक आ जाओ जैसे, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल मान लो वी ए, तो क्या आएगा वी ए माइनस आई इंटू 1, मतलब आई ही हो जाएगा, प्लस 15, और फिगर के हिसाब से आएगा प्लस ई, माइनस से प्लस जा रहे हैं ना अभी, तो प्लस ई इक्वल टू बी पे पहुंच गए तो इक्वल टू वी बी, तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए आ जाएगा 15 प्लस ई माइनस आई। अब ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो प्रॉपर माइनस साइन जो जहाँ भी है उसके साथ ही वैल्यू पुट करनी है। एल की वैल्यू कितनी है अभी 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, और डी आई अपॉन डी टी माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे इंटू 10 की पावर 3, और आई की वैल्यू 5 है, ये कट जाएगा अभी आपस में, तो क्या आंसर आएगा 15। ठीक है, तो अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो उससे फिर आंसर में कोई गलती नहीं। ठीक है, माइनस प्लस की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसके बाद अभी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। क्या वो भी नहीं, थोड़ी और भूख लगेगी तो फिर ज़्यादा मजा आएगा खाने में। सब्र का फल मीठा होता है। हम्म ये वाला टॉपिक तो पूरा कर लेंगे कम से कम। जैसे मान लो ये कोई एक इंडक्टर है अभी, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर। तो इसका फार्मूला होता है ½ L I², ये पढ़ा होगा फार्मूला। बट कैसे आता है फार्मूला ये, ½ L I², जैसे हाफ CV² होता है तो वैसे ही ½ L I²। ठीक है, मान लो इसमें शुरू में कोई करंट नहीं था। ठीक है, मान लो शुरू में अगर कोई करंट नहीं था इसमें, और फिर हमने करंट को इसमें शुरू किया करंट को अगर, तो जैसे ही इसमें हम करंट चलाना चाहेंगे तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो इस करंट के ग्रोथ को अपोज करेगी। ये बात समझाइए आपको। मान लो अभी करंट इसमें 0 है
और जैसे इसमें हम करंट कुछ इसमें एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, करंट जीरो से, तो क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी उल्टी तरफ। जिसकी वैल्यू होगी एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे ना, क्योंकि माइनस का इफेक्ट हम ले चुके हैं। ठीक है। तो ये ईएमएफ क्या करेगी, इस करंट के ग्रोथ को अपोज करेगी। तो फिर करंट को और बढ़ाने के लिए हमें इसको एक तरह से वो पुश करना पड़ेगा, करंट को, चार्जेस को धक्का लगाना पड़ेगा टाइम अगेंस्ट दिस ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या करेगी, इस करंट को अपोज करना चाहेगी। तो करंट को फिर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से वर्क करना पड़ेगा एक तरह से। तो दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है जी। तो किसी टाइम पे अगर करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो टाइम डी टी में चार्ज फ्लो करेगा इसमें से आई इंटू डी टी। इस चार्ज को इस ईएमएफ के अगेंस्ट फ्लो कराने में वर्क करना पड़ेगा इंटू ई, क्योंकि वर्क होता है चार्ज इंटू ईएमएफ। क्या होता है वर्क, चार्ज इंटू ईएमएफ। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। आज समझाई बात की। वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो भी है। अब ई की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, ये एल आई डी आई, और लिमिट जीरो से लेकर आई तक। एल तो बाहर आ जाएगा और आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर अपॉन टू, तो क्या आ जाएगा, ये हाफ एल आई स्क्वायर। ये फार्मूला। ठीक है। तो यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें करंट तो जीरो नहीं है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें करंट तो जीरो नहीं है, तो फिर पोटेंशियल नहीं, ये तो मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है अभी कि किसी पोटेंशियल के अक्रॉस, किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट अगर चार्ज क्यू को मूव कराना हो तो वर्क कितना होता है, क्यू इंटू वी। ठीक है। हम यहाँ पे इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो मान के चल रहे हैं। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, जैसे वी क्या होता है, ई माइनस आई। तो अगर आर जीरो हो गया तब तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं कि ये जो इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस जीरो जीरो है, मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस भी कुछ होगा फिर कुछ एनर्जी हीट में भी वेस्ट जाएगी। ठीक है। तो ये फार्मूला है। इसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है भी एनर्जी डेंसिटी का, स्मॉल यू। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। मान लो इसकी लेंथ अगर एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो ये आएगा टू, तो नीचे आ जाएगा। एल का फार्मूला हमने पीछे किया था फॉर सोलेनोइड, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हाफ है, ये ए एल, और ये आई स्क्वायर। तो
तो इसमें भी आ जाएगा हाफ, ए से तो कट जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, सारा स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर एन अपॉन एल को लिख लोगे स्मॉल एन। और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है भी इसके अंदर इनसाइड सोलेनोइड, ये होता है म्यू नॉट एन आई। तो एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन म्यू नॉट, यहाँ रख दोगे। तो यहाँ से फाइनली फार्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ये फार्मूला आ जाएगा। दिस फार्मूला इज सेम एज दैट ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने किया था फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो थ्योरी इस पार्ट की तो पूरी हो गई है, इस पे कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक आध कोई है तो है। एक ये वाला कर लो, ये 5वां क्वेश्चन बस। If self-inductance of an air core solenoid increases from 0.04 millihenry to 16 millihenry on introducing an iron core into it, what is relative magnetic permeability of the core? हाँ जी, तो एल का फार्मूला क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये फार्मूला तब होता है जब सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम हो या एयर हो जैसे, बट अगर अंदर उसमें हम कोई आयरन कोर इंसर्ट कर दें तो फिर म्यू नॉट की जगह पे उस मीडियम की परमेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर ये L1 है तो बाद में L2 कितना हो जाएगा, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और हमने म्यू आर की वैल्यू निकालनी है, और म्यू आर कितना होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो बस इनको डिवाइड कर दो आपस में, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भी ठीक है फिर, हो गया भी नोट।